हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है और टॉपिक है हमारा संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, यानी प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे समझ लीजिए, क्योंकि इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा ये सारा। संविदा की गुप्तता का सिद्धांत का मतलब है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीक्रेट रहेगा। किसके बीच में? प्रीवियस होगी उन लोगों के बीच में। किसके? पार्टीज के बीच में। कोई थर्ड पार्टी बाहर से एंटर नहीं करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में। यानी जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में, 6 लोगों के बीच में, जितनों के भी हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो तो उसे क्या करा सकती हैं? उसको लागू करा सकती हैं, उसको एनफोर्स करा सकती हैं, उसके लिए कंपनसेशन ले सकती हैं। अगर ब्रीच होता है तो कंपनसेशन मिल जाएगा। परंतु जो कैंडिडेट, जो व्यक्ति नॉट द पार्टी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। वो फिर उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। इसी को कहते हैं संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, यानी संविदा का पालन सिर्फ और सिर्फ संविदा के पक्षकार कराएंगे, उससे अलग कोई नहीं कराएगा। इसको कहते हैं। अब इसमें अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें केस आया डटन वर्सेस पूल का केस। जो ये डटन वर्सेस पूल का केस था, ये सबसे पहला केस है और ये इंग्लिश लॉ में है। इसमें एक व्यक्ति था, उसके पास काफी सारे पेड़ थे, तो उसने क्या करा, अपने पेड़ों को उसने बेचने के लिए 1000 पाउंड में एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसने सोचा इन पेड़ों को बेचूंगा और अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो जो इसमें पूल था वो बोला बेचो मत, मैं दे दूंगा। उसने क्या करा, ठीक है भाई, अगर तुम पैसे दे दोगे तो कोई बात ही नहीं है। बाद में उसने क्या करा, पेड़ के पैसे देने से मना कर दिया। और केस करा किसने? वो जो बहन थी जिसकी शादी के लिए वो पेड़ बेचे जा रहे थे। तो यहां पर उसने कहा, पूल ने, कि भाई जो ये तो पार्टी नहीं थी, ये तो पार्टी थी नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट की। पार्टी हुई थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे में हुआ था और मेरे पिताजी में हुआ था। तो ये पार्टी नहीं थी। जब ये पार्टी ही नहीं है तो फिर ये कैसे इसको एनफोर्स कराएगी? तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि पार्टी वो बेशक नहीं है, परंतु वो उसके फायदे के लिए थी। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उसके फायदे के लिए था और वो उसने पालन नहीं किया भाई ने, इसलिए बहन उसको एनफोर्स करा सकती है। ये स्टार्टिंग थी। सबसे पहला केस है डटन वर्सेस पूल। उसके बाद आया ट्विडले वर्सेस एटकिंसन। ट्विडले वर्सेस एटकिंसन वाले केस में क्या हुआ कि डटन वर्सेस पूल वाले केस के मामले में जो एक बात तय हुई कि थर्ड पर्सन भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, तीसरा व्यक्ति अजनबी भी संविदा को लागू करा सकता है, उस नियम को मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि संविदा का पालन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज करा सकती हैं, अजनबी उसको लागू नहीं करा सकता, स्ट्रेंजर उसको लागू नहीं करा सकता। इस तरह से आपने देखा हो कि डटन वर्सेस पूल वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रीविटी नहीं आया था। ये सिद्धांत लागू हुआ टुडले वर्सेस एटकिंसन में। अब हम देखते हैं अपने इंडिया वाले केस की कि इंडिया में क्या स्थिति है इसकी। इंडिया में जो के स्थिति है वो हमारे सेक्शन उसमें आती है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं, वहां पर कहा जाता है कि प्रतिफल क्या है? जो वचनदाता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति, यानी हमारे इंडिया में कुछ अपवादों में इसे रखा कि थर्ड पार्टी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या क्या है इसमें आप देखेंगे। इसमें जो पहला अपवाद है वो है न्यास की संविदा, ट्रस्ट। इसे समझ लीजिए, यानी किन किन स्थिति में थर्ड पर्सन अजनबी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। सबसे पहले न्यास, ट्रस्ट की अवस्था में।
जैसे इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है कि जंग बहादुर बनाम राणा उमानाथ। इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रतिवादी था के पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया और टोटल प्रॉपर्टी उसको दे दी, और उसने कहा कि जो गैरकानूनी बेटे हैं उसके पिता के, उनको वो कुछ धनराशि देता रहे। प्रतिवादी ने कहा ठीक है मैं दूंगा। बाद में उसने देने से मना कर दिया। तो वो जो गैरकानूनी बेटे थे उन्होंने केस किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे को पैसे नहीं दे रहा। तो क्योंकि वो एक ट्रस्ट हो गया, उनका जो खर्चा था वो उस प्रॉपर्टी पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, ट्रस्ट हो गया। तो यहां पर लड़के केस ला सकते हैं। अगला क्या है कि जहां पर अनुसमर्थन, रेक्टिफिकेशन, जहां पर किसी व्यक्ति ने किसी काम का अनुसमर्थन किया है कि मैं ये करूंगा, और बाद में वो उसको मना कर देता है, तो उसको उसका पालन करना होगा। जिसके पक्ष में वो अनुसमर्थन है, जिसको उसका फायदा मिल रहा है, वो उससे संविदा का लागू करा सकता है। इसमें सीधी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, परंतु उस व्यक्ति को लाभ हो रहा था। तो इसमें है एक केस देवराजस उर्स बनाम रामकृष्णैया। इसमें क्या हुआ कि ए ने अपना मकान ब के पास इसलिए छोड़ा था कि वह ए का जो ऋणदाता है, जिससे ए ने पैसा लिया था, से उसको भुगतान कर दे। समझ लीजिए, यहां पर एक व्यक्ति ने अपना मकान दूसरे व्यक्ति के पास छोड़ दिया कि इसका जो मकान का पैसा है ना, ये जिससे मैंने कर्ज लिया था उसको चुका देना। उसने कहा ठीक है, जिसने खरीदा वो बोला ठीक है, जिससे तुमने कर्ज लिया मैं उसको दे दूंगा। अब बाद में बे ने कुछ समय बाद क्या करा, उसको सूचना भेजी और उसने रुपया मांगा अपना। तो उसने वो रुपया दे दिया, लेकिन कुछ रुपया देने से मना कर दिया। तो यहां पर वो व्यक्ति जिसका कर्ज था, जिसके लिए उसने कहा था कि हाँ मैं इसे पैसे दे दूंगा, आपका उधार पूरा चुका दूंगा, तो जो उसका वो था लेने वाला पैसा, वो उस पर केस कर सकता है, जिसने मकान खरीदा था, कि जो पैसे आप पर मेरे पूरे हैं उन्हें आप लौटाइए। वो ये नहीं कह सकता कि संविदा तो मेरे में और जो मकान मालिक था उसमें थी। बेशक बात सही है, संविदा मकान मालिक और खरीदने वाले में थी, बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में थी, पर जो बेच रहा था उसने कहा था कि ये जो पैसे हैं ये मैं नहीं ले रहा, मेरा एक आदमी पर कर्ज है, तुम उसको दे देना। तो जिस पर कर्ज है अब वो संविदा का पालन करा सकता है। नेक्स्ट है जहां पर पारिवारिक बंटवारा हो या सेटलमेंट हो। जहां पारिवारिक बंटवारा होता है, सेटलमेंट होती है, उसमें व्यवस्था कर दी जाती है, जैसे लड़कियों की शादी विवाह के लिए, जैसे बुजुर्ग महिला हैं उनके रख रखाव के लिए कि भाई इनका मेंटेनेंस करते रहोगे। पहले यही होता था कि भाई प्रॉपर्टी मान लो बेटे को दे दी कि अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, इस पारिवारिक सेटलमेंट में ये तय हुआ है कि तुम इस पैसे से अपनी माँ को खर्चा दोगे या इस पैसे से अपनी बहन की शादी करोगे, तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति उस चीज को पालन नहीं करता है, तो अगर वो बहन के खर्चे शादी के लिए है तो बहन एनफोर्स करा लेगी, माँ के खर्चे के लिए अगर वो माँ को खर्चा नहीं दे रहा तो माँ एनफोर्स करा लेगी। इसमें एक केस है सुप्पू अमल वर्सेस सुब्रमण्यम। इसमें यह था, दो भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, दोनों ने बराबर बराबर हिस्से में पैसा ले लिया और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस पैसे को जमा कर दे रहे हैं और जिससे वो माँ अपना गुजारा कर लेगी। माता इस कारण से, अब यहां पर उन्होंने क्या करा, वो पैसा नहीं दिया, कहा तो था बराबर पैसा जमा करेंगे, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया। तो यहां पर मां अपने अधिकार के लिए उस संविदा का पालन करा सकेगी जिसके में ये लिखा था कि वो मां के लिए पैसा जमा करेंगे। न एक केस और है द्रौपदी वर्सेस जसपत राय। ये सब लीडिंग केस है, इंपॉर्टेंट केस है। इसमें प्रतिवादी ने अपनी पत्नी को बहुत मारा पिटा, क्रूरता करी, वो अपने मायके चली गई। प्रतिवादी का पिता गया, प्रतिवादी ने पत्नी के पिता से क्या प्रॉमिस किया कि देखो तुम्हारी बेटी को, ये उसका बेटा था, वो बोला मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को अच्छे से रखेगा और यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अलग मकान का प्रबंध करेगा वो और खर्चा देगा। परंतु इसके बाद भी उसने अपनी पत्नी को मारपीट के घर से निकाल दिया। तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि यहां पर पत्नी खर्चे के लिए केस दायर करने की अधिकारी है, बेशक वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना भी हो। नेक्स्ट, अचल संपत्ति पर प्रभार। प्रभार जानते हैं?
प्रॉपर्टी पर एक चार्ज बन जाए, मान लीजिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी रहेंगी। यानी जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगी उसको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। वो जिम्मेदारी उस प्रॉपर्टी पर चार्ज कही जाती है, प्रभार कही जाती है। तो इसमें यह है कि जहां पर कोई अचल संपत्ति किसी दायित्व का प्रभार है, उस अचल संपत्ति पर कोई दायित्व डाल दिया गया, कोई लाइबिलिटी डाल दी गई है, तो उस जिसके फायदे के लिए वो लाइबिलिटी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं अगर वो पालन नहीं करता है तो। इसमें एक केस है ख्वाजा मोहम्मद खान बनाम हुसैनी बेगम। इसमें ना एक ये था कि एक नाबालिग लड़की की शादी हुई, उसके पिता ने, प्रतिवादी के जो पिता थे, उनसे ये कहा था, ये तय हुई थी कि लड़की के पिता को उन्होंने ये लिखित वचन दिया था कि वो लड़की को 501 रुपए हर महीने खर्चाए पानदान देंगे। जैसे खर्चाए पानदान माने उस समय में जैसे मतलब हर महीने का खर्चा करने का पैसा, तो ये वो पुराने टाइम में वो पानदान कहा जाता था। तो खर्चाए पानदान के रूप में वो 501 रुपए हर महीना देंगे। और अब उन्होंने क्या करा, उसकी पूर्ति के लिए, उस अपनी बात को पूरा करने के लिए एक जो उनकी अचल संपत्ति थी उस पर इसे प्रभार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं देंगे तो इस संपत्ति से ले लेना। तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ समय बाद उनमें झगड़ा हुआ और झगड़ा होके वो अपने घर चली गई। बाद में वो पैसा देना बंद हो गया। तो प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा, प्रीवी काउंसिल ने कहा कि बेशक कॉन्ट्रैक्ट जिसने केस डाला, वादनी ने, वो जो लड़की चली गई थी, उसने वो नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लड़की के पिता और उसके बीच में, परंतु क्योंकि वो उसके फायदे के लिए था इसलिए वो उसको लागू करा सकती है। ठीक। और लास्ट आता है हमारा इसमें एक कि स्ट्रेंजर जो होगा वो भी एंटाइटल हो सकता है सूट करने का। कब? जबकि संविधि के अधीन हो, किसी संविधि के अधीन, जैसे संविधि के अधीन जैसे LIC होती है, बीमा पॉलिसी होती है, थर्ड पार्टी के लिए होता है उसमें कि भाई अगर कोई बात हो जाएगी तो ये पैसा उसको चला जाएगा, क्योंकि जिसके लिए इंश्योरेंस है उसको तो मिलेगा नहीं। इंश्योरेंस यही है कि भाई अगर इतने समय में कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो वो बीमा पॉलिसी भर रहा है उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को चली जाती है, तो वो लोग भी उसको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की है भी नहीं, यानी थर्ड पार्टी है, तीसरा पक्षकार है, अजनबी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। इस तरह उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, प्रीविसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो हम आपके लिए बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।